नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है कृष्ण हुसैन और आज का जो वीडियो है ये है एयरफोर्स इंग्लिश मॉक टेस्ट का पार्ट 2। ठीक है, सेकंड क्लास है। तो आप मेरे वीडियो का स्पीड बढ़ा सकते हैं, 1.25 1.5x कर सकते हैं, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है तो मुझे लिखना पड़ता है, तो उसमें टाइम जाता है, तो आपको भी बोरिंग फील होता होगा। इसलिए आप थोड़ा सा स्पीड में देखिए, लेकिन ज़रूर देखिए, इससे आपको सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरा दावा है, कन्फर्म है। ठीक है, आप उसके बाद कॉमेंट में बताइएगा कि हाँ, इससे मैंने कुछ नया सीखा है। ठीक है, तो आज दूसरा पार्ट है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए, ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस म्यूज़िक वीडियो। अब आपको बताना है कि किस पार्ट पे एरर है। मैं यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं लिख सकता, क्योंकि तो वो लिखने में और ज़्यादा देरी होगा, इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन दे रहा हूँ। जिसका ऑप्शन काफ़ी छोटा छोटा होगा वो मैं ऑप्शन दे दूंगा। ठीक है, तो इस सवाल का आप जवाब दीजिए। ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस म्यूज़िक वीडियो, इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, मैंने ऑलरेडी 8 या 9 क्लास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का करा चुका हूँ। 8 क्लास टोटल हुआ है अभी तक, शायद मुझे याद है। तो इंग्लिश में जो भी एरर आता है ना, सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर, सेकंड नाउन के ऊपर, फिर आपका प्रीपोजिशन वर्ब होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मैं वेटेज बोलूँ कि एरर में, इंग्लिश में जो एरर आती है उसमें सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से आती है, तो वो होती है आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक रूल है, क्या है कि जब भी सेंटेंस की शुरुआत ए लार्ज नंबर ऑफ या फिर ए नंबर ऑफ, एक ऐसी होती है, एक होती है द नंबर ऑफ वर्ब, फिर आपकी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब। सब्जेक्ट यानी ये असल में नाउन है। ठीक है, नाउन लिखे दूँ तो ये ज़्यादा ये होगा। फिर इसके बाद भी नाउन, ये है स्ट्रक्चर। तो जब भी सेंटेंस की शुरुआत में ए नंबर ऑफ या ए लार्ज नंबर ऑफ या फिर ए ग्रेट नंबर ऑफ ऐसा कुछ रहा, तो इसके बाद जो नाउन आएगी ना, वो हमेशा प्लूरल होगी। क्या होगी? प्लूरल नाउन। ठीक है, जब भी किसी सेंटेंस का शुरुआत में द नंबर ऑफ रहेगा, उसके बाद जो नाउन होगी वो क्या होगी? वो भी प्लूरल होगी। तो भाई फ़र्क कहाँ है? वर्ब में होगा फ़र्क। ए लार्ज नंबर ऑफ के बाद, ये जो है ए लार्ज नंबर ऑफ के बाद आपकी जो, ये मैं दा लिख दिया, ये प्लूरल होगी। ठीक है, तो ए लार्ज नंबर ऑफ के बाद जो नाउन है वो प्लूरल होगी, और जो वर्ब है वो भी आपकी प्लूरल ही होगी। जो वर्ब है वो भी आपकी प्लूरल होगी, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन है वो प्लूरल होगी, लेकिन जो वर्ब है वो सिंगुलर होगी। बस इतना फ़र्क है। अब इसे अच्छा से देख लीजिए। ए लार्ज नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आती है वो प्लूरल होती है, जो वर्ब आती है वो भी प्लूरल होती है, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आती है वो तो प्लूरल होती है, लेकिन जो वर्ब आती है ना वो सिंगुलर होती है। तब इससे इस सेंटेंस में फिट कीजिए। ए लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नहीं भी रह सकता, ए नंबर ऑफ, या फिर लार्ज के बजाय ग्रेट लिख दे, वो भी हो सकता है। तो ए लार्ज नंबर ऑफ, हाँ सही है भाई, नंबर ऑफ नाउन जो है ये नाउन है, ये वर्ब है। देखिए वर्ब प्लूरल है, प्लूरल वर्ब हैव है। अगर यहाँ पर हैज़ रहता तो गलत होता, लेकिन जो ये है ना नाउन आपका, ये तो नाउन है। जो स्टूडेंट, ये तो नाउन है, तो ये तो प्लूरल होनी चाहिए, तो यहाँ पर तो सिंगुलर है। तो इस पार्ट पे एरर है, तो मैं इसे अगर इम्प्रूव, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दे दे तो क्या होगा? स्टूडेंट्स हो जाएगा, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स हो जाएगा। ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस म्यूजिक वीडियो। आप इसे नोट कर सकते हैं या फिर ध्यान दीजिए इसको। अब लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप स्पीड बढ़ा सकते हैं वीडियो का, मैं बार बार कह रहा हूँ। माय फादर गिव अप स्मोकिंग व्हेन आई was 12 years old। नेक्स्ट में लिख देता हूँ,
आप उससे सोचिए कि क्या आंसर होगा। आप पॉज कर सकते हैं क्वेश्चन लिखने के बाद। ये बताइए, माई फादर गिव अप स्मोकिंग व्हेन आई वॉज 12 ईयर्स ओल्ड। अगर आप इस सेंटेंस की अगर टेंस आप डिसाइड कर सकेंगे तो आप कर सक जाएंगे। ये सेंटेंस जो है ना, ये है पास्ट की बात। इसमें इस सेंटेंस में पास्ट की बात हो रही है। वो लड़का जब 12 साल मतलब 12 साल उम्र में था, ठीक है, था, तब उसका पापा ने जो था स्मोकिंग छोड़ा था। तो गिव इन, ये तो आपकी प्रेजेंट टेंस है, इसको पास्ट में लिखना होगा तो क्या होगा, गिव, गेव, गिवन। तो यहाँ पर पास्ट टेंस यूज होगा, क्या होगा, गिव अप का मतलब गेव अप। माई फादर गेव अप, माई फादर गेव अप स्मोकिंग व्हेन आई वॉज 12 ईयर्स ओल्ड। अब सोचिए यहाँ पर गेव अप है और यहाँ पर ईयर्स नहीं रहा, तो फिर कहाँ गलत होगा, यहाँ पर, क्योंकि ये 12 है तो 12 क्वांटिटी दर्शा रही है ना, तो ईयर 12 ईयर थोड़ी होगा, 12 ईयर्स होगा। क्या होगा, 12 ईयर्स। ठीक है, मैंने सब ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ही है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये सब मैंने करवा के रखा है कि जब भी प्लूरल क्वांटिफायर्स हो तो उसके बाद जो आएगी वो भी प्लूरल होगी। तो 12 ईयर नहीं होगा, 12 ईयर्स होगा। ठीक है, और ये मैंने गिव अप से गेव अप क्यों किया, क्योंकि ये जो सेंटेंस है पास्ट टेंस इंडिकेट कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कैच द कैट। अब यहाँ पर गलत कहाँ है, आप में से काफ़ी लोग डाउट होंगे। क्या होती है ना, इंग्लिश में एरर भी आती है, लेकिन क्या है, ऐसा हो गया है जो हम लोग ऐसा बन गए हैं कि एरर ना भी हो तो हम लोग एरर निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा चीज़ बोलता हूँ। ये जो पैरा है ना, ये वाला लुकिंग फॉरवर्ड, जब भी सेंटेंस में आपको ये वाला चीज़ दिख जाए लुकिंग फॉरवर्ड ये, तो इसके बाद हमेशा जीरंड आती है। क्या आती है, जीरंड। जीरंड कैसे बनती है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को यूज़ करके जीरंड बनती है। ठीक है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, ये जो लुकिंग फॉरवर्ड जब एकदम एज इट इज़ जब भी किसी सेंटेंस में आपको दिख जाए तो उसके बाद हमेशा जीरंड होती है। यहाँ पर तो इन्फिनेटिव है, 2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म तो इन्फिनेटिव है, तो यहाँ पर इन्फिनेटिव नहीं चलेगी, यहाँ पर जीरंड होगा। तो फिर टू कैच के बदले टू कैचिंग होगा। क्या होगा, टू कैचिंग द कैट। ओके, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कैचिंग द कैट, क्योंकि लुकिंग फॉरवर्ड के बाद जीरंड आती है। जीरंड मतलब वर्ब के साथ आईएनजी। अब मैंने कल का वीडियो में बताया था कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बैठती है, तो वो इन्फिनेटिव है। यहाँ पर हम जीरंड की बात कर रहे हैं, इसलिए डोंट बी कंफ्यूज। नेक्स्ट, जो है आपकी क्वेश्चन है, पेन का no sooner she had realized her blunder then she began to take corrective measures। अगर नो एरर है तो नो एरर बोलिएगा, अगर एरर है तो इसमें क्या एरर है आपको ये निकालना है। ठीक है, सोचिए, आप पॉज कर सकते हैं। नो सूनर सी हैड रियलाइज्ड / हर ब्लंडर देन सी बिगेन टू टेक करेक्टिव मेजर्स। ओके, अब देखिए, जब भी सेंटेंस आपको नो सूनर दिख जाए, कल मैंने दो चीज़ बताया था। मैंने एक चीज़ बताया था कि स्कार्सली, फिर आपका हुआ हार्डली, ये हमेशा व्हेन लेती है अपने साथ, उसके बाद व्हेन आती है। यहाँ पर वो नहीं बोल रहा हूँ, इसके बारे में और एक चीज़ बताया था, स्कार्सली, हार्डली, इसके साथ नो सूनर भी है, नो सूनर। जब ये सारे सेंटेंस के फर्स्ट में रहे तो इसके बाद जो हम लोग यूज़ करते हैं ना सेंटेंस पे, वो होती इन्वर्जन।
क्या होती है, इन्वर्जन यूज़ करना पड़ता है हमें। अब आप बोलेंगे भाई इन्वर्जन क्या है, कुछ नहीं है। इन्वर्जन का मतलब इसके बाद हम लोग हैड लिखेंगे फिर सब्जेक्ट आएगा, हैड लिखेंगे फिर सब्जेक्ट आएगा। अब आपको एरर दिख गया होगा, यहाँ पर नो सुनर है, इसके बाद हैड नहीं है, यहाँ पर सी लिखा हुआ, तो हम इसे रिप्लेस करेंगे। हैड आएगा यहाँ पर, ये जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, नो सुनर। अगर मैं इसे सही से लिखूँ तो क्या होगा, नो सुनर हैड सी रियलाइज्ड हर ब्लंडर देन सी बिगन टू टेक करेक्टिव मेजर्स। यही इन्वर्जन और कुछ नहीं है। हैड आएगा पहले, स्कार्सली के बाद हैड, हार्डली के बाद हैड, नो सुनर के बाद हैड, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। बस इतना ही और ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, पाँच, each of the teachers of the school have been offered free कोविड चेकअप या फिर कोरोना चेकअप। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद मैं लिख देता हूँ, आप सोचिए ये क्या होगा। फिर है आपका दे आर लुकिंग फॉरवर्ड to meet their parents, no error। दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। बोलिए क्या होगी ये, each of the teachers of the school have been offered free COVID checkup। ठीक है, तो एक रूल है, ये सब सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट में मैंने करा रखा है, आप जाके वो क्लास देख सकते हैं। जब भी सेंटेंस ईच ऑफ से शुरू हो, ठीक है, तो इसके बाद ये सब नाउन है, यानी सब नाउन है, उसके बाद वर्ब आती है, नाउन वर्ब। तो जब भी सेंटेंस ईच ऑफ से शुरू हो तो नाउन जो है, नाउन हमेशा प्लूरल होगी। क्या होगी, प्लूरल। नाउन हमेशा प्लूरल होगी, लेकिन वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर रहेगी। क्या कहा मैंने, जो ईच ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होती है लेकिन वर्ब सिंगुलर होती है। तो अब आपको यहाँ पर दिख गया होगा कि कहाँ पर गलत है। तो देखिए ईच ऑफ द, ठीक है, फिर आपका टीचर्स, हाँ ये तो नाउन प्लूरल नाउन है, ये सही है। ऑफ द स्कूल हैव बीन, यहाँ पर वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, हैव बीन, तो हैव नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, हैज़। ठीक है, तो ईच ऑफ द टीचर्स ऑफ द स्कूल हैज़ बीन ऑफर्ड फ्री कोविड चेकअप। ओके, नेक्स्ट, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड स्लैश टू मीट स्लैश देयर पेरेंट्स, नो एरर। मैंने जस्ट अभी बताया कि जब भी लुकिंग फॉरवर्ड रहे, उसके बाद लुकिंग फॉरवर्ड के बाद हमेशा जीरंड आती है। जीरंड मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होगा। तो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट नहीं होगा, टू मीटिंग होगा। क्या होगा, टू मीटिंग। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग देयर पेरेंट्स। ठीक है, क्योंकि लुक फॉरवर्ड के बाद जीरंड यूज होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लाइक मत कीजिए, शेयर मत कीजिए, पर प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि उससे मुझे मतलब उत्साह मिलता है कि हाँ और वीडियो बनाऊं इस रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट जो है as soon as I reach to my house, I will send you the driver, no error। As soon as I reach to my house, I will send you the driver। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद ज़्यादातर, ओके ठीक है, लास्ट में कराता हूँ।
फिर 8, द शार्क अटैक्ड द स्विमर व्हेन ही go deep into the sea। ठीक है, अब इससे सॉल्व कीजिए आप। द शार्क अटैक द स्विमर व्हेन ही गो इनटू द सी। ये टेंस की सवाल है, आप इसको, इस सेंटेंस का टेंस को समझिए, आप खुद बोल दें कहाँ गलत है। पॉज करिए, सोचिए। द शार्क अटैक्ट, पास्ट टेंस में है। द स्विमर व्हेन ही गो, ये प्रेजेंट में कैसे हो गया, ये तो पास्ट में है, तो इसे प्रेजेंट से पास्ट में करो तो क्या होगा। द शार्क अटैक द स्विमर व्हेन ही वेंट डीप इनटू द सी। वेंट नहीं, वेंट, गो वेंट गन, गो वेंट गन होता है, तो सेकंड फॉर्म यूज करना है, तो गो वेंट गन, तो सेकंड फॉर्म क्या, वेंट, वही है। द शार्क अटैक द स्विमर व्हेन ही वेंट डीप इनटू द सी। क्योंकि जो सेंटेंस है यहाँ पर हमको दिख रहा है कि पास्ट टेंस में यूज है, तो मुझे यहाँ पर प्रेजेंट क्या कर रहा है, हटाओ इसको, जल्दी यहाँ से हटो, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है एज सुन एज आई रीच टू माई हाउस आई विल सेंड यू द ड्राइवर स्लैश नो एरर। यहाँ पर एक चीज़ है, ये जो रिच है ना, एज सुन एज के साथ जो ये रिच का प्रयोग हुआ है, एज सुन एज के साथ जो ये रिच का प्रयोग हुआ है, इसे ट्रांजिटिव वर्ब कंसिडर किया जाता है। क्या किया जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब, हिंदी में बोले तो सकर्मक क्रिया। मुझे हिंदी आती नहीं है लिखने उतना, ठीक है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। सकर्मक, थोड़ा सा बंगाली टर्म ये आ जा रहा है उसमें, ठीक है, सकर्मक क्रिया। तो ट्रांजिटिव जो एज सुन एज के साथ जो रिच का प्रयोग हुआ है, ये ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज हो रहा है। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आती है, क्या आती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इससे प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होती। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आती है, इससे प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर एक प्रीपोजिशन हमने जबरदस्ती लगा के रखा है, इसको हटाना है, तो ये जल्दी हटाओ यहाँ से, हो गया करेक्ट। एज सुन एज आई रीच माई हाउस आई विल सेंड यू द ड्राइवर, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अब सिर्फ इडियम्स है, एक सिर्फ क्वेश्चन है, उसके बाद सिर्फ 3-4 इडियम है, उसके बाद क्लास खत्म। आप इस स्पीड पे देख सकते हैं, बट हाँ मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ये चैलेंज है। अगर आप एसएससी जीडी का भी तैयारी कर रहे हो तो ये बेहतरीन नहीं बोलूँगा सबसे, लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए इफ़ यू आर ए बिगिनर। क्योंकि मैं खुद बिगिनर हूँ, ठीक है, बिगिनर मतलब कि थोड़ा सा उससे आगे, तो मैं खुद समझाऊँ कि कोई अगर हार्ड से समझाता है तो ईजी चीज़ें भी समझने में लेट होता है। क्योंकि जब मैंने इन्वर्जन पहला सुनना चालू किया तो कैसा लगता था, यार इन्वर्जन क्या है, ये इन्वर्जन क्या ही बोल रहा है, नहीं समझ में आता था। कुछ नहीं है भाई, इसका असली या फिर हार्डली फिर जो नो सुनर के बाद हमें हेड का प्रयोग पहले करना पड़ता है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगी, बस इतना ही है। लेकिन उतना क्लियरली बोलेगा ही नहीं कोई, इन्वर्जन कर पार कर देगा। क्योंकि बिजनेस तब बनता है जब आपके अंदर डर हो, डर का बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट, आई always use dash when I make रोटीज। ख़त्म हो गया। ऑप्शन देता हूँ मैं, FLOUR, FLOOR, FLORA, फ्लावर, समझे क्या, फ्लावर। अब देखिए रोटी बनाएगा तो मुझे क्या चाहिए, मैदा या फिर आटा, आटा चाहिए, ठीक है। तो कौन से यहाँ पर आटा का सेंस हो रहा है, ये FLO है, FLOO है, तो फ्लोर, इसका मतलब होता है आटा, इसका मतलब होता है आटा, ठीक है। फ्लोर का मतलब, इसका मतलब होता है मेंज। फ्लोरा, पार्टिकुलर रीजन में, कोई भी पार्टिकुलर रीजन में जो प्लांट्स की स्पीसीज उगती है उसे हम फ्लोरा कहते हैं। और कोई भी पार्टिकुलर रीजन में जब एनिमल्स रहता है काफ़ी सारा, उससे हम फाउना कहते हैं, ठीक है, फ्लोरा एंड फाउना। ये बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। और नीचे फ्लावर, इसका मतलब होता है पुष्प यानी फूल, ठीक है। नेक्स्ट अब सिर्फ 3 से 4 ये है आपका
ईडियम्स है, उसके बाद ये क्लास ख़त्म हो जाएगी। फटाफट लिखते हैं। ऑन थिन आइस, फिर आपका ए डार्क हॉर्स, फिर है होल्ड योर हॉर्सेस। ये पढ़ के तो आपको याद आ रहा होगा कि होल्ड योर हॉर्सेस मतलब हिंदी में कुछ कहावत सुने कि अपने लगाम दो, अपने आप को लगाम दो, होल्ड योर हॉर्सेस, उस टाइप का फील दे रहा नहीं है। देखिए ऑन थिन आइस, ये सब इडियम्स है, ठीक है। ऑन थिन आइस, ए डार्क हॉर्स, होल्ड योर हॉर्सेस। ऑन थिन आइस यानी पतले बर्फ़ के ऊपर, टूट सकता है, गिर सकते हैं। एंटरटेनमेंट जो पिक्चर है अक्षय कुमार को वहाँ पर दिखा था, वो गिर गया था बर्फ़ टूट के। तो ऑन थिन आइस इसका मतलब होता है रिस्की सिचुएशन। ऑन थिन आइस का मतलब होता है रिस्की सिचुएशन। ऑन थिन आइस का मतलब होता है रिस्की सिचुएशन। देखिए मैं एक बात बता देता हूँ। एक वोकेबुलरी का बुक होता है ब्लैक बुक, इसका अगर आप 2023 मार्च का एडिशन खरीदते हैं तो वहाँ पर 15K यानी 15,000 प्लस उसमें वोकैब है। आप उतना कर ही नहीं पाएंगे, उतना करने का ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। वोकैब ब्लैक बुक से वोकैब को कैसे आप पढ़ सकते हैं और उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, इस बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पे जाके वो देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑन थिन आइस का मतलब होता है रिस्की सिचुएशन। ए डार्क हॉर्स इसका मतलब ये नहीं काला घोड़ा, ठीक है। और यहाँ पर है होल्ड योर हॉर्सेस, इसका मतलब नहीं अपना घोड़ा को पकड़ लो, वो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब होता है स्लो डाउन। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब होता है स्लो डाउन। और ए डार्क, सॉरी यहाँ पर मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है, DARK होगा, ई नहीं होगा। ए डार्क हॉर्स का मतलब होता है, सोचिए आप एकदम काफ़ी कम पढ़ के गए एग्ज़ाम देने, क्योंकि सोचिए आप 10-12 मॉक टेस्ट लगाए हैं एग्ज़ाम से पहले, लेकिन आपको उतना बढ़िया आया नहीं है, तो आप खुद दिल से मायूस है, ठीक है। और आपको कैसा लग रहा है कि यार क्या होगा क्या होगा, आपको मैंने आप मान लिए कि नहीं होगा, छोड़ दे। फिर भी आप जैसे तैसे करके एग्ज़ाम दे के आए। अचानक जब आप देख लेंगे ना कि आप क्वालिफाई हो गए, तो क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड विन, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस लगेगा आपको। तो वही है, ए डार्क हॉर्स का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर, अनएक्सपेक्टेड विनर। डार्क हॉर्स का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही। आप मुझे लाइक मत करिए, शेयर मत करिए, हमको कुछ ज़रूरत नहीं, लेकिन आप कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि उससे ही मुझे उत्साह मिलता है कि मैं और भी ऐसा वीडियो बनाऊं। तो अगर हेल्पफुल लगा होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। और मेरा वीडियो थोड़ा सा स्लो है क्योंकि लिखना पड़ता है, तो इसलिए आप इसे स्पीड में भी देख सकते हैं। तो कल मिलेंगे पार्ट 3 में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।